दोस्तों, अभी तो नई लोकसभा का सत्र पूरी तरह से शुरू ही नहीं हुआ है। अभी तो स्पीकर का चयन होना है। अभी तो नए नए सांसद शपथ ले रहे हैं और आज शपथ के पहले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी की क्लास लगा दी यूपी के इन दो लड़कों ने। पहले दिन मोदी जी को संविधान का आईना दिखा दिया राहुल और अखिलेश ने। अब दोस्तों, बात यहां खत्म नहीं हो रही है, बल्कि बात यहां से शुरू हो रही, कहानी यहीं से शुरू हो रही है। और आज राहुल और अखिलेश की जो केमिस्ट्री देखी गई, जो केमिस्ट्री उन दोनों के बीच दिखी है, वो केमिस्ट्री जाहिर कर रही है कि बीजेपी के अब उत्तर प्रदेश में दिन लदने वाले हैं। और जो बड़ी खबर है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो ये है कि राहुल और अखिलेश ने बैठकर उत्तर प्रदेश में जो बड़े अहम बाई इलेक्शंस होने वाले हैं, वेरी क्रूशल बाई इलेक्शंस, उपचुनाव जो होने जा रहे हैं, उसके लिए प्लान तैयार कर दिया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि यूपी के दोनों लड़के मिलकर इस बार योगी का बैंड बजाने जा रहे हैं। अब दोस्तों, अखिलेश यादव का ये जो गोल्डन फॉर्मूला है, सुनहरा फॉर्मूला जिसे कहा जा रहा है, PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये जो गोल्डन फॉर्मूला है जिस पर राहुल गांधी ने भी कहीं ना कहीं सहमति जताई और अपनी मोहर लगा दी, ये वही गोल्डन फॉर्मूला है जिसने अमित शाह और मोदी की सोशल इंजीनियरिंग, वो जो जाति की इंजीनियरिंग कर रहे थे 14 में, 19 में, 17 में, 22 में, जिस पर पानी फेर दिया। और जिस फॉर्मूले के चलते बीजेपी का मिशन 80, जी हां, मिशन 80 का मतलब 80 में 80 सीट उत्तर प्रदेश में लाने की जो बात हो रही थी, वो मिशन 80 जो 33 पर आ गया, 80 से 33 पर आ गया। और वो जो मायावती जो अखिलेश के साथ, भतीजे के साथ जाने में नखरे दिखा रही थी, वो 0 पे आ गई। और वो राहुल और वो अखिलेश, जिनको लोग कह रहे थे कि 15 सीटों पर सिमट जाएंगे, नड्डा जी तो कह रहे थे कि 10 सीटों से कम पर आ रहे हैं। और जितने भी आप एग्जिट पोल देख रहे थे, उसमें कहा जा रहा था कि ये जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, ये 5 से कम जाएगा, बस 5 सीटें मिलेंगी। वो गठबंधन इसी फॉर्मूले पर 43 सीट्स लेके आया, 43 सीटें, जो एक तरह का आप कह सकते हैं कि पिछले कुछ दशकों में एक रिकॉर्ड है। और मोदी जी के लिए जो 440 वोट का झटका लेके आया, यही गोल्डन फॉर्मूले पर अब राहुल और अखिलेश आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब खबरें ये भी आ रही हैं कि ये जो चाणक्य हैं, मोदी जी के चाणक्य, जो दोस्ती तोड़ने में जिन्हें महारत हासिल है, जो संधियां तोड़ते हैं, रिश्ते तोड़ते हैं, पार्टियां तोड़ते हैं, जिसमें महारत हासिल है, इनकी कोशिश है कि किसी तरह से अब, जैसे अमित शाह ने कभी सपा बसपा को एक होने नहीं दिया, अब ये चाहते हैं कि राहुल और अखिलेश के बीच रिश्तों में भी दरार डाली जाए। लेकिन आज की जो केमिस्ट्री दिखी दोनों में, आज सदन में जो लोगों ने देखा, और जिस तरह से दोनों के ही सांसद जिस तरह से एकजुट दिखे, ऐसा लगता है कि ये केमिस्ट्री अब टूटने नहीं जा रही। और मुझे कुछ लोगों ने बताया कि राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को सीधे सीधे मैसेज किया है कि जो वो तय करेंगे उत्तर प्रदेश में, वो उनको मान्य है। यानी राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं एक लीड प्लेयर के तौर पर अखिलेश यादव को आगे कर दिया है। और यही शायद अखिलेश चाहते भी। सवाल इस बात का है, जो बिग क्वेश्चन है वो ये है कि अगर राहुल और अखिलेश की जोड़ी कायम रहती है, तो क्या आने वाले समय में, मैं सिर्फ बाई इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं विधानसभा पे भी जा रहा हूं अगले, क्या ये जोड़ी अगर कायम रही तो बीजेपी का सफाया होने जा रहा है, बीजेपी फिनिश होने जा रही है। जिस तरह से मायावती को फिनिश कर दिया इस जोड़ी ने इस बार, क्या बीजेपी का भी सफाया होने जा रहा है? और क्या ये दो लड़कों की जोड़ी खतरे की घंटी है योगी आदित्यनाथ के लिए? अब दोस्तों, जरा सोचिए कि जो अमित शाह उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश और गुजरात के बारे में कहते थे कि उत्तर प्रदेश और गुजरात से हमारा खाता 100 से शुरू होता है, 80 सीटें उत्तर प्रदेश की और 26 सीटें गुजरात की। जो अमित शाह कहते थे कि उनका खाता गिनती 100 से शुरू होती है लोकसभा में, वो उत्तर प्रदेश में जब 33 पर रह गए,
और उनकी सोशल इंजीनियरिंग फेल हो गई। सोचिए उस उत्तर प्रदेश में अगर बुनियाद भाजपा की हिलती है, भाजपा का किला अगर ढहता है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह हमने देखा इस बार, तो फिर मोदी जी का क्या होगा, फिर अमित शाह का क्या होगा? ये जो 5 साल हैं, क्या 5 महीने भी पूरे कर पाएंगे फिर, अगर उत्तर प्रदेश हिलता है? और अगर योगी की सरकार और कमजोर होती है, दिन ब दिन कमजोर होती है, और खासकर बाई इलेक्शन में अगर फिर से वो चित गिरते हैं, औंधे मुंह गिरती है बीजेपी, तो फिर क्या होगा? क्या ये जो पीडीएफ फॉर्मूला है ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन है? और क्या वाकई बीजेपी उत्तर प्रदेश में अब धराशायी होने के कगार पर है? मुझे लगता है एक बड़ा सवाल है। 2 खास मेहमान हैं, शरद गुप्ता हैं। आज शरद गुप्ता के बारे में मैं बता दूं कि पिछले 30-32 साल से लगातार वो यूपी को कवर कर रहे हैं, राजनीति को बहुत अंदर तक समझते हैं, खुलकर बोलते हैं, एक अच्छे एनालिस्ट हैं। शरद गुप्ता साहब होंगे और हमारे साथ केपी मलिक होंगे, और वो कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ आज आपको देने जा रहे हैं अमित शाह के बारे में, वो भी आप सुनिएगा। लेकिन मेरी गुजारिश है कि इस जंक्चर पर, इस मोड़ पर उत्तर प्रदेश को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं सिर्फ लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अल्पमत में आई बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश को समझना ज़रूरी है, क्योंकि बीजेपी का अगर कोई बैरोमीटर है, बीजेपी की कामयाबी का आप कहीं से आंक सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश से आंक सकते हैं। और इसलिए आज उत्तर प्रदेश पर बात करेंगे कि राहुल और अखिलेश अब उत्तर प्रदेश में उनका नेक्स्ट टारगेट क्या है। चलते हैं सीधे शरद गुप्ता जी के पास और केपी मलिक साहब के पास। मलिक साहब, अखिलेश और राहुल गांधी, ये जो पीडीए की केमिस्ट्री, ये जो संविधान की जो केमिस्ट्री है, जिस तरह से एक बहुत बड़ा झटका दिया है 440 वोल्ट का बीजेपी को उत्तर प्रदेश में, जहां हाथी नहीं दिखा, हाथी गायब हो गया एक तरह से आप कह सकते हैं। क्या ये जोड़ी 2027 में या आगे चलकर महाराज का भी सफाया कर सकती है? क्या भाजपा का भी सफाया हो सकता है जिस तरह से मायावती का हुआ? देखिए दीपक जी, एक तो आपको ये देखना होगा कि जिस प्रकार से हम लगातार चर्चा कर रहे थे लोकसभा के चुनाव के दौरान भी, कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और ये जो जोड़ी है कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की, अखिलेश राहुल की, इसने एक वो कमाल किया है जो उस पर विश्वास ही लोग नहीं कर रहे थे। और आपको याद होगा कि हम हमेशा 35 से 40 सीटों की बात भारतीय जनता पार्टी की कर रहे थे। हमारी कर रहे थे। जो मैं स्वीकार करता हूं कि आप पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि 40 के नीचे आ रही है, हालांकि मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रख रहा था। जी। तो मैं अभी भी आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो बात आप सोच रहे हैं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी का या बाबा का उत्तर प्रदेश में नुकसान, उत्तर प्रदेश में ये नुकसान करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के दिमाग में ये बात बहुत गहराई से है, क्योंकि आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आज अखिलेश यादव की पार्टी देश की 30 नंबर की बड़ी पार्टी है। जी। दूसरी बात जो है, शीर्ष नेतृत्व पहले अपने पैर जो उखड़े हुए हैं सेंट्रल में वो जमा ले, और उसके बाद ब्रह्मास्त्र यूपी में वो चलाना चाह रहे हैं। आप खाली बाहर की बात बता रहे हैं, दोनों बाहरी लोग हैं, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे राहुल हो। शीर्ष नेतृत्व को खतरा बाबा से भी है, इसलिए ये इस तरह की एक योजना है जो हमारे इंटरनल सूत्र बता रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व दोनों को ही एक ब्रह्मास्त्र से खत्म करना चाहता है, और वो हथियार उनका प्रदेश को बांटने वाली बात है। तो भारतीय जनता पार्टी को खतरा बहुत ज्यादा है। उसी से बचने का एक रास्ता भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये सोच के कर रहा है कि अखिलेश यादव हो तो वो एक ही राज्य के मुख्यमंत्री बन पाएंगे, वो एक ही राज्य में होगा, और राज्य का बंटवारा भी इस पर। जी, तो इसलिए मरता क्या ना करता ये स्थिति है। लेकिन हाँ, ये चीज आपने सही कही कि कहीं ना कहीं मोदी जी हो या अमित शाह हो या फिर योगी आदित्यनाथ, हिले तो सबको ही है, हिले तो आरएसएस की है। उत्तर प्रदेश के जो परिणाम है, मैं तो कहूंगा कि राजनाथ सिंह बच गए, और कहीं अगर प्रियंका गांधी लड़ गई होती बनारस से तो मोदी जी को बड़ी दिक्कत हो जाती। शरद गुप्ता, क्या आपको लगता है कि जिस कॉम्बिनेशन की तलाश थी, पीडीए, पिछड़ा, दलित, मुस्लिम, ये जो एक गोल्डन फार्मूला है, क्या ये गोल्डन फार्मूला गुल खिलाने जा रहा है उत्तर प्रदेश में? और छुट्टी फिर
बहन जी की तो खैर हो ही गई, बहन जी का तो मैं जिक्र ही नहीं कर रहा हूं, करूं भी जिक्र उनका जिक्र करने के लायक कुछ है भी नहीं। क्या आपको लगता है कि ये जो गोल्डन फॉर्मूला है ये एक बहुत बड़ी चोट देने जा रहा है बीजेपी को उत्तर प्रदेश में? देखिए, ऐतिहासिक रूप से दलित और पिछड़े एक साथ बहुत कम आए हैं। और ये जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ था 1993 में, या तो तब आए थे या इस बार आते हुए दिखे हैं। तो इसलिए ये एक जो रेयर चीज है वो इस बार हुई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो जो दलित फिलहाल अभी आए हैं पिछड़ों के साथ, ये अगर 3 साल रुकते हैं तो अवश्य हमें एक क्रांतिकारी परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसा मैंने पिछली बार कहा, और जो ये दलित हैं, पिछली बार ये बसपा से छिटक के भाजपा के साथ गए थे, जो इस बार सपा के साथ आए और थोड़ी सी किसी मात्रा में कांग्रेस के पास थी। दलित वोट शुरू से कांग्रेस का होता था। कांग्रेस जब कमजोर पड़ने लगी तो दलित वोट बसपा के पास चला गया। बसपा कमजोर पड़ी है तो पहले वो भाजपा के पास गया, इस बार कांग्रेस और सपा की तरफ आता हुआ दिखा है। तो अगर ये रुकता है तो ये मान के चलिए ये बहुत फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन है और ये विधानसभा चुनाव में कुछ भी करिश्मा दिखा सकता जी शरद, एक चीज यहां पर पूछना चाहूंगा। अगर मैं अगर मगर की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि ये जो पीडीए है, अगर पिछड़ा यानी जो बैकवर्ड वोट है और जो दलित वोट है और मुस्लिम वोट है, अगर ये उत्तर प्रदेश में एक हो जाए तो फिर इसको हरा पाना मुश्किल है। मैं ये पूछ रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे इक्वेशन पूछ रहा हूं। अगर ये एक हो जाए तो क्या इसकी कोई तोड़ है या फिर हार तय है? देखिए, 2 चीजें हैं। पहली चीज तो इस चुनाव में भी ये वोट लगभग इकट्ठा था, तो इसीलिए आपको जो परिणाम देखने को मिले वो इस तरीके के थे। लेकिन मान के चलिए कि अभी भी इस बार भी भाजपा एक ठीक ठाक सम्मानजनक, हालांकि जिस तरीके के 1989 और 91 के बाद से जिस तरीके के रिजल्ट भाजपा के आ रहे थे यूपी में, हर बार 50 सीटों से ऊपर, कभी 55, कभी 58, कभी, तो इस बार पिछली 2 बार से 73 और उसके बाद 64, 2 बार 64 सीटें। तो इस बार 64 सीटों से घट के जब 30 के दशक में पहुंच गए, 40 सीटें भी नहीं पहुंच पाए, तो समझ में आ रहा है कि भाजपा की हालत कहां पहुंची है। शरद गुप्ता कह रहे हैं, शरद गुप्ता बड़े अनुभवी पत्रकार, इनका ये कहना है कि पिछड़ा यानी बैकवर्ड वोट जो है उत्तर प्रदेश में, उसके साथ अगर दलित वोट मिल जाए और फिर मुसलमान जो बीजेपी के खिलाफ रहता है, हमेशा से वोट नहीं करता, मुस्लिम अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाए पीछे, तो फिर ये एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन, ये बहुत, इसकी मारक क्षमता इतनी ज्यादा है कि फिर भाजपा के पास उसकी झोली में कुछ बचता नहीं, सिर्फ हार है, जमानत जब्त है। और इनका ये भी कहना है कि अगर 15-20% अपर कास्ट या कैंडिडेट का वोट मिल भी जाए तो उससे आप चुनाव नहीं जीत सकते। तो कहीं ना कहीं एक जैकपॉट को हिट किया राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने, और इसीलिए पूरा देश जिसको नहीं समझ पाया, जिस समीकरण को, जितने भी एग्जिट पोल फेल हुए, चाहे वो प्रदीप गुप्ता का एग्जिट पोल हो जिसमें वो 71 सीटें दे रहे थे 80 सीटों में, या आज तक हो, या बाकी जितने भी पोलस्टर हो, सब फेल उत्तर प्रदेश में हुए, क्योंकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक ऐसा गोल्डन फॉर्मूला वहां इजाद कर लिया था। केपी मलिक साहब, क्या मैं कहूं कि राहुल गांधी और अखिलेश ने हाथी की छुट्टी कर दी है? हाथी अब गया, हाथी अब गायब है उत्तर प्रदेश से। क्या इस हाथी के सारे चारे को लूट लिया है अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर? नहीं दीपक जी, हम इसको ये नहीं कह सकते कि सारे चारे को लूट लिया है, वो अभी रहेगा। आपको ये याद रखना चाहिए कि अक्सर हम डिबेट में कहते थे और हम जब बात करते थे खासकर दलितों से, और दलितों में भी जो बिल्कुल ही मायावती का जो कोर वोटर है, जब उनसे बात करते थे कि वो समाजवादी पार्टी या गठबंधन की बात करता था, हम वोट दे रहे हैं, तो वो हम पूछते थे उनसे, आप तो मायावती के वोटर हैं, तो वो कहते थे मायावती को विधानसभा में देख लेंगे, यहाँ राष्ट्र की बात है या संविधान की बात है। तो जरूरी नहीं है कि जहां देखिए वो परिस्थिति के हिसाब से एक्शन लेगा।
जहां उसको मुफीद कैंडिडेट दिखेगा, जहां उसको ये लगेगा हमारा कैंडिडेट है, हमारा भला करेगा, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे समाजवादी का हो, वो उसके साथ जा सकता है। लेकिन हाँ, बहुजन समाज पार्टी मायावती ने जिस प्रकार आकाश आनंद को पहले लॉन्च किया, फिर 1.5 महीने उसको वापस बिठा के रखा और अब 1.5 महीने में फिर दोबारा लॉन्च कर दिया, इससे कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में कमजोर हुई है और उसकी साख पे एक बट्टा लगा है। इसी बीच जो फायदा उठा लिया है चंद्रशेखर ने, चंद्रशेखर जो एक सांसद चुने, इंडिविजुअल जीत के आए हैं, एक बड़ी ताकत एक हो गई है। तो मुझे लग रहा है कि मायावती के वोट में वो भी कुछ सेंध लगाएगा और मुझे बंटवारा होता दिखता है। यहाँ मुझे अधिकतर फायदे में कांग्रेस नजर आती है, क्योंकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बढ़ेगी विधानसभा चुनाव में भी, मुझे ऐसा लगता है दीपक जी। जी, एक चीज और पूछना चाह रहा था मलिक साहब, उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन शरद जी से लूंगा, समय भी हो रहा है। क्या आपको लगता है मलिक साहब, आप तो एक समय अमित शाह के बड़े करीब थे और अमित शाह की सोशल इंजीनियरिंग आप कवर कर रहे थे, क्या अमित शाह की सोशल इंजीनियरिंग, जहां संजय निषाद जैसे लोग, ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग, दारा सिंह चौहान जैसे लोग, अनुप्रिया पटेल जैसे छोटी छोटी जातियों के बड़े बड़े नेता, इनको लेकर अमित शाह की बारात चल रही थी, क्या ये बारात बिखर गई है, ये सोशल इंजीनियरिंग बिखर गया है? क्या कहीं ना कहीं जो मोदी जी के चाणक्य हैं अमित शाह, वो फेल हुए हैं? और टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन तो खैर अलग है, उसकी मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग जो वो कर रहे थे वो फेल हुई है इस बार। दीपक जी, अगर आप देखेंगे अमित शाह की जो सोशल इंजीनियरिंग थी और दूसरी जो चाणक्य गिरी थी, वो सारी धराशायी हो गई है। मैं आज ही की घटना बताता हूं आपको। आज शाम को दिल्ली में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और खासकर उत्तर प्रदेश के कई नेताओं की एक मीटिंग हुई है और उन्होंने ये निर्णय लिया है कि जो बाबा के खिलाफ कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के और कुछ लोग संघ के जो एक रणनीति कर रहे हैं, जो उनको हटाने की जो एक चाल चल रहे हैं, उनको कैसे ठोका जाए, इस पे एक मीटिंग हुई है। मैंने अभी जस्ट ट्वीट भी किया उस पर और उस मीटिंग का फोटो भी डाल दिया है। तो ये आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से चाणक्यगिरी अमित शाह जी की गई है, उसी की वजह से ये 37 सीटें आई हैं। अगर तो ये कौन चाणक्यगिरी लोग हैं नहीं की बीजेपी होती, के, कौन लोग हैं साहब, ये तो बताइए मलिक साहब, ये कौन लोग हैं? ये बाबा के लोग हैं, कौन है? इंडिपेंडेंट लोग हैं बीजेपी के, कौन लोग हैं ये? नहीं, ये इंडिपेंडेंट लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी का भला चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को बचाना चाहते हैं। क्योंकि शीर्ष नेतृत्व बाबा को निपटाने के चक्कर में बाबा को नहीं निपटा रहा, पूरी भाजपा को ही निपटा रहा है। अगर इन्होंने चाणक्यगिरी में ये हुआ कि हम बाबा को निपटा देंगे, लेकिन बाबा तो निपटे नहीं, तो पार्टी निपट गई। जहां आप 70 का 65 का सपना देख रहे थे, वहां आप 37 पर सिमट गए। तो उनको लग रहा है कि नुकसान है, इसलिए खेमा खड़ा हो गया है, जो उत्तर प्रदेश में शुरू कर दिया उसने अपना खेला और धीरे धीरे मामला बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों आपने देखा कि फैजाबाद में और अयोध्या में क्या हुआ, मीटिंग में लोग खुल के आ गए हैं। तो अब ये जो संघर्ष चल रहा है पार्टी के अंदर, जो पार्टी के अंदर वॉर शुरू हुआ है, ये रुकने वाला नहीं है। और शीर्ष नेतृत्व तो अपने पैर दिल्ली में जमा ले, वही बात है। तो इसलिए बहुत बड़ा खतरा भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में है और जिस प्रकार से रणनीति अखिलेश और राहुल की चल रही है, मुझे लग रहा है बढ़ेगा। शरद जी की एक बात से मैं बहुत सहमत हूं कि जैसे आप विधानसभा और लोकसभा की बात करते हैं, दोनों का नजरिया अलग होता है। आप दिल्ली में देख लीजिए, साथ के साथ भाजपा और नीचे भाजपा तरसती है 10 विधायक लाने के लिए, ठीक है, तो दोनों को एक साथ जोड़ना। वो एक अलग विषय, फिर मैं कभी डिस्कस करूंगा, पार्लियामेंट और असेंबली अलग डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी एक बड़ी आपने ब्रेकिंग खबर दे दी कि अमित शाह को लेकर मीटिंग हो रही है और मीटिंग में लोग भर्त्सना कर रहे हैं, मीटिंग में लोग बुराई कर रहे हैं खुलेआम कि साहब अमित शाह हस्तक्षेप बंद करें, ये कोल्ड वॉर बंद होनी चाहिए। शरद जी, क्या आपको लगता है कि पर्दे के पीछे जिस तरह से योगी वर्सेस अमित शाह की एक लड़ाई, एक शीत युद्ध, उस शीत युद्ध में खेमेबाजी, कहीं पर आपने देखा कि मंत्रिमंडल बटा हुआ है, उप मुख्यमंत्री बटे हुए हैं, विधायक बटे हुए हैं, नौकरशाही बटी हुई है, कुछ लोग योगी के हैं, कुछ अमित शाह के। क्या इस लड़ाई ने बंटाधार किया है बीजेपी का? इसे हद तक प्रभावित तो किया है। आप देखिए, जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर लगभग 30 सीटें यूपी में कम हुई, 29 सीटें, अगर ये 29 सीटें बीजेपी के खाते में जुड़ गई होती तो बीजेपी हाँ, तो आज पूर्ण बहुमत में होती। हाँ, तो मोदी जी के मूंछों पे ताव होता जी। तो ये दोनों के बीच जो रस्साकशी है, मैं आपको जो मेरे कुछ प्रत्याशियों से बात हुई, कुछ ऐसे प्रत्याशी थे जो
टिकट जिनको बताया गया था कि आपको मिलने जा रहा है और उनको नहीं मिला। तो उनका कहना ये था कि सब उनको कहा गया था पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा कि देखिए इस बार हम कुछ कैंडिडेट बदलेंगे तो इस बार आपको टिकट मिलेगा, क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूंसी से जो कैंडिडेट है वो बहुत परफॉर्म अच्छा नहीं किया उन्होंने। और उसके बाद पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट और तीसरी लिस्ट आते आते पार्टी की नीति बदल गई। पार्टी ने कहा कि सब जितने हमारे पुराने सिटिंग विधायक हैं, हम MP हैं। सिटिंग सांसद हैं, सबको हम टिकट देंगे। तो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात कर रहा हूँ वहां से बीजेपी के सांसद थे। तो इस वजह से जिन जिन व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब कि आपस में कहीं ना कहीं ये रस्साकशी हुई, क्योंकि बार बार ये बात आ रही है कि योगी आदित्यनाथ ने एक लिस्ट भेजी थी पार्टी नेतृत्व को कि ये सब इन कैंडिडेट को दिया जाना चाहिए जो सिटिंग सांसद है उनकी जगह, तो उनके रिकमेंडेशन का एक व्यक्ति भी नहीं माना गया। ओहो, मतलब आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जो लिस्ट भेजी मोदी शाह को, यानी पार्टी हाईकमांड को, एक भी आदमी योगी आदित्यनाथ का अमित शाह ने सेलेक्ट नहीं किया, आप ये कहना चाह रहे हो? कम से कम योगी आदित्यनाथ के जो समर्थक हैं, जिनके लगातार वीडियोस यूट्यूब पे जी। छाए हुए हैं, तो वो सब तो यही कह रहे हैं कि सब योगी जी चलिए एक आखिरी चीज बता दी। चलिए, मैं लड़ाई के बारे में बहुत से मैंने वीडियोस भी बनाए हैं और आप जैसे पत्रकारों ने बार बार उसको एंडोर्स किया है, उस पर मोहर लगाई कि भाई लड़ाई है, लड़ाई है, लड़ाई है। क्या ये लड़ाई आपको बंद होती हुई दिख रही है? क्या ये लड़ाई मोदी जी शांत करा सकते हैं, या मोदी जी भी उसमें पार्टी है, या मोहन भागवत इस लड़ाई को कम कर सकते हैं? कोई आग बुझाएगा? ये जो आग लगी है दो दिलों में, दो खेमों में, एक खेमा योगी का, एक खेमा अमित शाह का, क्या आपको ये आग बुझती हुई दिखती है इस हार से, या आपको लगता है कि किसी ने पेट्रोल और डाल दिया है इस आग में, यह आग बुझने वाली नहीं है? लास्ट क्वेश्चन। मैं इसका सीधा जवाब थोड़ा देर में दूंगा। पहली चीज तो जिनका आपने नाम लिया है, मोहन भागवत, वो 2 दिन तक गोरखपुर में थे और उनसे मिलने की अभिलाषा लेकर योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर पहुंचे और एक ही दिन में 2 बार मुख्यमंत्री का रूट लगा जहां पे भागवत जी रुके हुए थे वहां, और दोनों बार, एक बार दोपहर में, एक बार शाम को, वो रूट कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब कि भागवत ने इस लड़ाई में पड़ने से इनकार कर दिया। ओह, अगर वो मिलते योगी आदित्यनाथ से, तो इसका सीधा अर्थ होता कि वो योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े हैं, उनकी दावेदारी का समर्थन कर रहे हैं, और उसके बाद अगर उसके बाद भी उनको हटा दिया जाता, तो ये मतलब ये इसका संदेश जाता है कि सिर्फ आरएसएस तो मीनिंगलेस हो गया है, कि आरएसएस अगर साथ में भी खड़ा हुआ योगी आदित्यनाथ के, तो उसके बावजूद उनकी कुर्सी चली गई। तो मेरे ख्याल से अब आरएसएस को भी लगता है, मोहन भागवत को भी लगता है कि इस लड़ाई में पहले अपना अस्तित्व बचाओ, कि आप अगर एक आदमी के साथ खड़े हुए और दूसरा जीत गया, तो आप कह रहे हैं कि ये लड़ाई बंद होने वाली नहीं है, ऐसे आपको लगता है? मतलब मुझे एक लाइन में जवाब दीजिए, क्या ये लड़ाई आपको बंद होती हुई दिखती है, या ये लड़ाई जारी रहेगी? जो आपने अगर योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की बात की है, ये लड़ाई बिल्कुल खत्म हो सकती है अगर योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाए तो। और वो इस चीज को कह चुके हैं, कि अगर, चलिए ये तो आप, दीपक जी एक सेकेंड जी, वो ये कह चुके हैं कि यदि मुझे हटाया गया तो मैं पार्टी में, सरकार में कोई दूसरा पद लेने का इच्छुक नहीं, मैं वापस गोरखपुर अपने मठ में जाके आराम करूंगा। चलिए खैर साहब, है जिससे भाजपा का शीर्ष नेतृत्व घबराया हुआ है कि यार वापस चले जाएंगे तो अभी हिंदुत्व हृदय सम्राट, नए हिंदू हृदय सम्राट अगर वापस समझ गया शरद जी, मैं समझ गया, नहले पर दहला है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि भाई इनको बैठा दो तो लड़ाई खत्म हो जाएगी, योगी को बैठा दो, कुर्सी से हटा दो तो लड़ाई खत्म हो जाएगी, और योगी कह रहे हैं कि ठीक है आप हटा दीजिए कुर्सी से, हम गोरखपुर चले जा रहे हैं। अब जैसे ही गोरखपुर का नाम लेते हैं तो धड़कनें बढ़ जाती हैं मोदी जी की। कुल मिलाकर संकेत, एक वरिष्ठ पत्रकार, एक बहुत ही चुनिंदा और सुलझे हुए पत्रकार जो बड़ी संजीदगी से इशारों में बात करते हैं, इशारों में शरद गुप्ता आज कह गए कि ये लड़ाई नहीं बंद होने वाली है,
ये ऐसा इनका मानना है। खुलकर नहीं बोले लेकिन इशारों में इन्होंने साफ बता दिया है। शरद गुप्ता जी आप आए और बहुत बेबाकी से आपने बातें रखी और आपके तजुर्बा जो है 30-32 सालों का उत्तर प्रदेश को समझने का जरूर हमारे दोस्तों ने कहीं ना कहीं इस तजुर्बे को आज परखा होगा। और मलिक साहब जो अभी कुछ देर पहले तक थे उन्होंने भी एक ब्रेकिंग न्यूज दे दी कि साहब उत्तर प्रदेश के तमाम भाजपा के समर्थक नेता जो है वो उन्होंने आज कंडेम किया अमित शाह की नीति को कि भाई बंद करिए, अब ये झगड़ा बंद करिए। तो एक तरह से बीजेपी में कहीं ना कहीं अभी भी उबाल है, गुस्सा है, हार का गुस्सा है, कुंठा है, फ्रस्ट्रेशन है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो गोल्डन फार्मूला लेके चले पीडीए का, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, वो फार्मूला जैसे लगता है कि अब एक स्ट्रांग बॉन्ड बनता चला जा रहा है। जी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, जिस तरीके से आज संसद के अंदर सबसे फ्रंट रो में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और दोनों के बीच में अवधेश प्रसाद, वो दलित नेता जिन्होंने अयोध्या में लल्लू सिंह को हराया। तो वो जो आप दलित मुस्लिम की बात कह रहे हैं ना, दलित, तो दलित चेहरा उन्होंने सबसे आगे बिठाया, वो जिसने भगवान राम की नगरी में भगवान राम के मंदिर बनवाने वालों को हरा दिया। जी, बड़ी बात है, बड़ी बात है। तो खैर कुल मिलाकर दोस्तों मैं सिर्फ यही कहूंगा आखिर में कि ये जो राहुल और अखिलेश हैं जिस तरह से मायावती को निपटाया, तो मेरा पहला सवाल था कि क्या अयोध्या जीतने के बाद इसके अलावा बांदा में जिस तरह से चित्रकूट वो भी जीता, फिर स्मृति ईरानी को हराया, कई मंत्रियों को हराया इसी गठबंधन ने, और छक्के छुड़ा दिए बनारस में मोदी जी के। ये गठबंधन राहुल और अखिलेश का अगर आगे बढ़ता है तो अब की नेक्स्ट टारगेट जो है वो योगी आदित्यनाथ बीजेपी हो सकते हैं। शरद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मलिक साहब आए उनका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपने व्यूअर्स की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।